नमस्कार। साहित्य तक पर आप सुन रहे हैं कालजयी कहानियों का ये सेगमेंट, जिसमें मैं सारिका पंकज आपके लिए लेकर आई हूँ आज कृष्ण बलदेव वैद की डायरी शैली में लिखे उपन्यास एक नौकरानी की डायरी का एक छोटा सा अंश। कई दिनों से उस दिन को टाल रही हूँ जिस दिन अखबार वाले साहब बीजी के घर खाना खाने आए थे। अब लिखने बैठी हूँ तो कुछ खास याद ही नहीं आ रहा। फिर इतने दिन उस दिन को टाला क्यों? शायद यही देखने के लिए कि लिखने बैठूंगी तो क्या याद आएगा। ये लिखना एक खेल में बदलता जा रहा है। वैसे ये एक खेल ही तो एक ऐसा खेल है जिसमें कोई फायदा नहीं, कोई कायदा भी नहीं और कोई नुकसान भी नहीं। नुकसान तो कई हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि अब मैं अपनी हर बात और हरकत की तलाशी सी लेती रहती हूँ। अपने ख्यालों की भी, अपने सपनों की भी, अपने बदन तक की भी। कभी कभी लगता है जैसे मैं नहीं कोई और ये तलाशी ले रहा हो। तब बहुत डर लगना शुरू हो जाता है। लगता है जैसे मेरे अंदर कोई और बैठा हुआ हो, मतलब बैठी हुई हो और मौका पाते ही वो मेरी तलाशी लेना शुरू कर देती हो, मतलब मेरी बातों और हरकतों वगैरह की। जब डायरी नहीं मिली थी तब ऐसा नहीं लगता था। तब कैसा लगता था याद नहीं। अब इसे नुकसान मानूं या फायदा, चाहूं तो इसी पर बहस कर सकती हूँ। बहस करने की आदत भी इस डायरी ने ही तो डाली है। बहस नहीं, बहसें, बेकार की बहसें अपने आप से। अपने आप से बात या बहस तो सब लोग ही करते होंगे। कोई चोरी चोरी अकेले में लेटे हुए। तलाशी में अब अपनी ही नहीं दूसरों की भी बहुत लेती हूँ, अपने से दूसरों की ज्यादा। तो फिर उन दोनों की तलाशी लेने से कतरा क्यों नहीं हूं? लेने से नहीं, लिखने से। जो तलाशी ली है उसके बारे में लिखने से। शायद इसलिए कि सोचती हूं अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ, मतलब अपनी डायरी में उनकी तलाशी ले रही हूँ, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वो समझेंगे मैं उनका काम करने के साथ साथ जासूसी भी करती हूँ। जासूसी को सब लोग बुरा समझते हैं, मैं भी, लेकिन थोड़ी बहुत जासूसी तो सभी करते हैं। जिस जासूसी से फायदा न उठाया जाए वो जासूसी बुरी नहीं होती। शायद जासूसी तक भी न होती हो। गप और जासूसी में क्या फर्क है? ललिता गप मारती है या जासूसी करती है? असली जासूस गप नहीं मारते, अपना मुंह बंद रखते हैं, दूसरों का खुलवाते रहते हैं ताकि उन्हें भेद की बातें मिलती रहा करें। लेकिन अगर उन बातों को बेचा न जाए, मतलब उनसे कोई फायदा न उठाया जाए या कोई मुनाफा न कमाया जाए, तो वो जासूसी एक खेल में बदल जाती है। मैं अपनी जासूसी को एक खेल ही समझती हूँ, लेकिन ये खेल खेलने का मुझे क्या हक है? मैं तो नौकरानी हूँ, महारानी नहीं। किसी महारानी की नौकरानी भी नहीं। महारानियों की नौकरानियों के नखरे महारानियों जैसे ही हो जाते होंगे। मेरी टोली वालियां तो कहती हैं मेरे नखरे भी महारानियों जैसे हैं। बीजी को हमारी कॉलोनी की महारानी कहा जा सकता है। उस दिन से मुझे लग रहा है कि अखबार वाले साहब और बीजी किसी दिन साथ साथ रहने लग पड़ेंगे। शायद शादी नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है शादी कर भी लें, और नहीं तो दूसरों के डर से ही। लेकिन बीजी का बेटा और बहू उन्हें रोकेंगे नहीं। बीजी रुकेंगी ही नहीं। अपनी धुन की पक्की हैं वो। पहल शायद वही कर बैठे। साहब तो भोले बादशाह। उस दिन तो वो भी बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे। कुछ ज्यादा चढ़ाली होगी। बीजी ने तो उस दिन गाना भी गाया था। गाते हुए वो जवान दिखने लगी थी। लेकिन ये मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ ठीक ठीक कि वो दोनों एक दूसरे को जानते कब से हैं। लगता तो यही है कि बहुत पहले से। बीच में हो सकता है कोई रंजिश वंजिश हो गई हो। अब मैं जासूसी कर रही हूँ, लेकिन इस जासूसी से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे कोई फायदा भी नहीं होगा। इसलिए ये जासूसी नहीं, जासूसी ना सही, लेकिन ये कुछ तो है, कुछ ऐसा जो शायद ठीक नहीं, जिसके बारे में अगर उन्हें पता चल जाए तो शायद उन्हें बुरा लगेगा। लेकिन मैंने उस दिन को इतने दिन टाला। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों कभी मेरे बारे में सोचते ही ना हो। कभी ये सोचते ही ना हो कि मैं उनके बारे में इतना सोचती हूँ, इतना लिखती हूँ।
ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि न हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो मेरे बारे में सोचें। क्या हर नौकरानी चाहती है कि उसके मालिक उसके बारे में सोचें? हर नौकरानी का तो मुझे पता नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ कि हर नौकरानी चाहती है कि उसके मालिक उसे नौकरानी न समझे या सिर्फ नौकरानी तो न समझे। हर नौकरानी का तो मुझे पता नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ। अपने आप को नौकरानी कहते या मानते हुए मुझे बुरा लगता है या नहीं? मैं अपनी हैसियत को भूलना नहीं चाहती। जब कभी भूल जाती हूँ, दुख उठाती हूँ। कृष्ण बलदेव वैद की लेखनी में मनुष्य जीवन के नाटकीय संदर्भों की गहरी पहचान है। 27 जुलाई 1927 पंजाब के दिंगा में जन्मे वैद्य ने अंग्रेजी से स्नाकोत्तर और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की और अपनी लेखनी से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। उनका बचपन बिमल उर्फ जाएं तो जाएं कहां, तसरीन, दूसरा न कोई, दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज, नर नारी, माया लोक, एक नौकरानी की डायरी जैसे उपन्यासों से उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। उनके द्वारा लिखे कहानी संग्रहों में बीच का दरवाजा, मेरा दुश्मन, दूसरे किनारे से, लापता, उसके बयान, मेरी प्रिय कहानियां, वो और मैं, खामोशी, आलाप, प्रतिनिधि कहानियां, लीला, चर्चित कहानियां, पिता की परछाइयां, 10 प्रतिनिधि कहानियां, बोधिसत्व की बीवी, बच्चलन बीवियों का द्वीप, संपूर्ण कहानियां, मेरा दुश्मन, रात की सैर आदि महत्वपूर्ण हैं। उनका लिखा उपन्यास एक नौकरानी की डायरी शहरी जीवन के उस उपेक्षित तबके पर केंद्रित है जिसकी समस्याओं पर हम संवेदनशील तरीके से कभी बात नहीं करते, मगर जिसके बिना हमारा काम भी नहीं चल पाता। शहरी घरों में बच्चों की देखभाल और सफाई के साथ रसोई इत्यादि के काम करने वाली नौकरानियों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी मानसिकता इसका केंद्रीय विषय है। एक युवा होती नौकरानी की मानसिक उथल पुथल को वैद्य जी ने इस उपन्यास में बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। डायरी शैली में लिखे इस उपन्यास के माध्यम से वैद्य ने बड़ी कुशलता पूर्वक से इस उपेक्षित वर्ग के साथ साथ हमारे कुलीन समाज की विडंबना को भी पहचानने परखने का अवसर दिया है। उपन्यास की नायिका शानो हिंदी साहित्य का वो चरित्र है जिसे पाठक हमेशा याद रखेंगे। कृष्ण बलदेव वैद्य की जयंती 27 जुलाई पर साहित्य तक पर मैं सारिका पंकज डायरी शैली में लिखे उनके उपन्यास एक नौकरानी की डायरी का एक छोटा सा अंश लेकर आपके पास आई थी। आपको ये अंश कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले रविवार को आपके पास एक बार फिर से लेकर आऊंगी कालजयी रचना। तब तक के लिए करिए इंतजार हमारा और दीजिए इजाजत। नमस्कार।